हाय फ्रेंड, आपका फिर से एसपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन सर। तो हम सब पढ़ रहे थे इंटरनल वायरिंग का एस्टिमेशन एंड कास्टिंग कैसे किया जाए। अभी तक हम सब ने ये जाना कि भाई इंटरनल वायरिंग में कितने प्रकार के डायग्राम बनाए जाएंगे। जैसे सबसे पहले बताया गया आयोजन चित्र, लेआउट डायग्राम, फिर उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम, फिर उसके बाद वितरण डायग्राम, फिर उसके बाद स्विच डायग्राम आदि डायग्राम के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने जाना कि इंटरनल वायरिंग में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है। अब आइए हम सब जानते हैं, और मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग इंटरनल वायरिंग को सही तरीके से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और बिना रटे, बिना किसी डर से एग्ज़ाम में पेपर सही तरीके से देना चाहते हैं, तो मेरे पिछले दोनों वीडियो को वो देख लें, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई सामग्री रखने की आवश्यकता न पड़े। और आइए हम सब देखते हैं। अब भाइयों, आप सबका क्या कि पेपर का डेट 25, 26, 27, इसके बाद 2 दिन का गैप है, लगातार पेपर है। तो आपका यह इंटरनल वायरिंग 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे पावर वायरिंग। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, चाहे सर्विस कनेक्शन का हो, चाहे आपका सबस्टेशन का हो, चाहे आपका इंटरनल वायरिंग का हो, चाहे आपका पावर वायरिंग का हो, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि भाई इंटरनल वायरिंग में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है। सॉरी भाई, सामग्री के बारे में जान चुके हैं। आइए इंटरनल वायरिंग के कुछ नियम हैं, उनके बारे में देखते हैं। तार स्थापन संबंधी नियम, इंटरनल वायरिंग संबंधी नियम, या कह लीजिए तार स्थापन संबंधी नियम। क्या क्या नियम होते हैं, ठीक, रूल्स जानेंगे। पहला, तो इन नियम को आइए समझते हैं। मान लेते हैं यह एक भवन है, यह एक क्या है, भवन है, ठीक। और यहाँ मान लीजिए भवन का डोर है, मान ले रहे हैं यहाँ भवन का क्या है, डोर है। सबसे पहले आइए देखते हैं, यहाँ दरवाजे की ही बगल मान लीजिए हमने यहाँ पहले यहीं दरवाजे पर ही, यहीं पास में ही पहले, अब चूँकि इनकी ऊंचाई है धरातल मान लीजिए, चलिए समझने के लिए, ये मान लीजिए छत है कंज्यूमर का, कंज्यूमर मतलब जो जहाँ वायरिंग करना है उसका छत है। और ये मान लीजिए धरातल है, ये क्या है, धरातल है, ये धरातल हो गया, ठीक। अब जो एनर्जी मीटर और जो एमएसबी और जो डीबी और जो स्विच बोर्ड है, क्या वो ज़मीन पे लगाए जाते हैं? नहीं, उनकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है। और जो वायरिंग ऊपर जाती है वो कितने पे मुड़ेगी, इन्हीं सबके नियम के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो धरातल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मीटर ऊंचाई पे, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हम लगाएंगे एनर्जी मीटर और एमएसबी भी। भाई छोटा दिख रहा है, बड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक। क्या लगेगा, एमएसबी मेन स्विच बोर्ड, और डीबी भी आपका 1.5 मीटर की ही ऊंचाई पर होता है। तो चाहे आपका एमएसबी हो, चाहे डीबी हो, चाहे एनर्जी मीटर हो, इन सबको फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब आई बात करते हैं, एक स्विच और होता है जो घर में स्विच होता है, जिससे हम पंखे को ऑन ऑफ, लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड की फर्श से जो ऊंचाई होती है वह 1.25 मीटर होती है। ये बात हो गई। अब आपको पता है कि घरों में सॉकेट भी लगते हैं 15 एम्पियर के, जैसे किचन में भाई हमको हीटर लगाना है, बाथरूम में गीजर लगाना है, तो इन सब में 15 एम्पियर का सॉकेट लगाया जाता है। तो 15 एम्पियर सॉकेट 2 मापों में लगाया जाता है। पहला 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, मतलब 0.25 मीटर पे, दूसरा 1.3 मीटर की ऊंचाई पर, अब एक है 1.3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। तो 0.25 मीटर की ऊंचाई पर वो आपका कहाँ लगेगा, किचन में लगेगा, हॉल में लगेगा, जहाँ पे हमको फ्रिज लगाना हो।
जैसे फ्रिज तो भाई हम ऊपर तो लगाए नहीं, दीवार पे लगाएंगे नहीं, वो तो धरातल पे रहेगा फ्रिज। तो फ्रिज जहाँ जहाँ रखा जाएगा तो वहाँ पर 0.25 मीटर की ऊंचाई पर हम पावर सॉकेट लगाएंगे। ये बात है 15 एम्पियर का पावर सॉकेट उसी कहा जा रहा है। फिर उसके बाद 1.3 मीटर की ऊंचाई पर हम किचन में लगाएंगे। किचन में 0.25 भी लगता है, वहाँ भी फ्रिज रखा जाएगा, और 1.3 पे भी लगता है, जहाँ पे हम हीटर चला सकते हैं। और जैसे एसी चलाना है, जहाँ भी एसी लगाना हो वहाँ भी हम 1.3 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पावर सॉकेट लगाएंगे। या बाथरूम में जहाँ स्नान गृह है वहाँ भी पावर सॉकेट लगेगा, वह 1.3 मीटर से ऊंचाई से ज़्यादा लगेगा। तो इतनी बातें आपको याद रहे। तो पावर सॉकेट की बात करते हैं, तो भाई आपको बताया गया है पावर सॉकेट का जो सिंबल है ये इस प्रकार यूज़ किया जाता है। ये पावर सॉकेट का सिंबल है। तो पावर सॉकेट को हम सिंबल ना दिखा करके हम केवल बता दे रहे हैं, जो पावर सॉकेट है उसको लिख दे रहे हैं PS। तो भाई इसकी 3 माप है, 0.25 मीटर हो सकती है, 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर, या 1.3 मीटर, या 1.3 मीटर से अधिक, 1.3 मीटर से अधिक। ये जानते रहिए, अभी सब लिखाया जाएगा, आपको याद है सभी जो बताया गया कि 1.3 मीटर से अधिक कहाँ रहेगा, 1.3 मीटर कहाँ रहेगा, 25 सेंटीमीटर कहाँ रहेगा, ये सब बातें अभी हमने जो बताया उसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। तो चलिए ये बात करते हैं कि भाई आपको पता है कि आप लोग अपने सभी घरों में देखे होंगे कि जो स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड के ऊपर से पाइप जाती है, पाइप जाएगी, छत तक नहीं जाती है, वह छत से पहले मुड़ जाती है। तो कितना तक जाएगा, तो आपको बता दिया जाए कि DB पाइप निकलेगी। आपको पता है बाहर सप्लाई एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से MSB में, MSB से DB में, और DB से प्रत्येक घर में क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो DB से हम कंडक्ट पाइप ले चलेंगे, तो ले के चलेंगे तो भाई यहाँ पे पाइप मान लीजिए वायर यहाँ से मुड़ गया, जहाँ से मुड़ेगा तो इसे हम कहेंगे क्षैतिज वायरिंग। क्या कहा जाएगा, क्षैतिज वायरिंग। ये क्षैतिज वायरिंग हो गई, वर्टिकल वायरिंग। और ये जो है सीधे जो जा रही है उसे कहेंगे ऊर्ध्व वायरिंग। तो ये हो गया ऊर्ध्व वायरिंग, ठीक। आइए बात करते हैं। तो धरातल से मतलब फर्श से, जमीन के फर्श से क्षैतिज वायरिंग की जो ऊंचाई होगी 3.5 मीटर। कितना होगा भाई, 3.5 मीटर होगा। अर्थात आपको याद हो जाना चाहिए कि फर्श से क्षैतिज वायरिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर होती है। और कब, जब छत की ऊंचाई 3.5 मीटर से ज़्यादा हो। जब छत की ऊंचाई 3.5 मीटर से ज़्यादा हो तब क्षैतिज वायरिंग हम रखेंगे 3.5 मीटर। अगर छत की ऊंचाई 3.5 मीटर से कम है तो आप सोचेंगे सर जी ने बताया 3.5 मीटर होना चाहिए, छत 3 मीटर का ही, तब क्या हवा में छत पर लेके जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब क्या करेंगे, जैसे 3 मीटर की छत है तो उससे 0.5 मीटर नीचे चले आइए, या 0.2 मीटर नीचे ही चले आइए। तो अर्थात उससे छत से थोड़ा छोड़ के नीचे ही हम क्षैतिज वायरिंग को ले जाएंगे। ये जनरल फार्मूला है कि क्षैतिज वायरिंग धरातल से 3.5 मीटर पर चलती है जब छत की ऊंचाई 3.5 मीटर से ज़्यादा हो। ज़्यादातर छत की ऊंचाई 4 मीटर ही यहाँ लिया जाएगा। तो यहाँ ये छत है, तो भाई मान ले रहे हैं छत की जो ऊंचाई है यहाँ पे, चलिए मान लिया जा रहा है कि छत की ऊंचाई कितना है, 4 मीटर है। ये 4 मीटर किसको बताया गया, छत को। फिर भाई अगर ये 3.5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 4 में से 3.5 मीटर निकालोगे तो आधा मीटर बचेगा, तो आधा मीटर हम यहाँ लिख देंगे। तो भाई 0.5 मीटर हमने यहाँ लिख दिया। तो अर्थात आधा मीटर बचेगा तो हम चले जाएंगे छत तक। और जब छत तक जाएंगे, जैसे छत पे जाएंगे तो देखिए मान लीजिए ये क्षैतिज वायरिंग थी और आधा मीटर जाएंगे तो हम छत पे पहुंच जाएंगे। और छत पे पहुंचेंगे तो ऐसे आएंगे किसके पास, यहाँ पर फैन लगा होता है। तो सब आप अज्यूम करने के लिए बताया जा रहा है कि जब क्षैतिज वायरिंग से ऊपर जाएंगे छत तक तो आधा मीटर ऊपर जाएंगे, आधा मीटर ऊपर जाने के बाद तब हम जाएंगे पंखे के पास, ठीक, याद रहे। और फिर ऐसे इधर जैसे आगे आके फिर नीचे उतरना होगा, फिर आधा मीटर नीचे उतरेंगे। तो ये बातें हैं। तो आज जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ क्लियर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गई भाई कि क्षैतिज वायरिंग की बात। अब यहाँ पे पावर सॉकेट भी बारे में जान गए। अब यहाँ जानते हैं, जैसे मान लीजिए जब वायरिंग को हम दीवार पार कराते हैं, जैसे मान लीजिए दीवार है तो दीवार की भाई कुछ न कुछ मोटाई होगी। तो जब दीवार को वायरिंग को पार कराएंगे तो एक मान लीजिए दीवार पार कर रहा है, दीवार पार किया। अगर दीवार पार कर रहा है तो दीवार की जो मोटाई लेते हैं वो 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। तो दीवार की जो मोटाई होगी वह 0.25 मीटर होती है, याद रहे सदा आपको। ये इतनी कुछ मानक दूरियां थी। अब यहाँ पे आइए समझते हैं। अब आपको ये बता दिया जाए
कि भाई यहाँ पर इंटरनल वायरिंग में 2 प्रकार की सर्किट होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन? एक होती है पावर सर्किट और एक होती है लाइट फैन सर्किट। तो लाइट फैन सर्किट किसे कहेंगे, पावर सर्किट किसे कहेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो भैया लाइट फैन सर्किट हम उस सर्किट को कहेंगे जिसमें बल्ब जुड़ा हो, ट्यूबलाइट जुड़ा हो, फैन जुड़ा हो और 5 एम्पियर का सॉकेट जुड़ा हो, तो ऐसे सर्किट को हम लाइट फैन सर्किट कहेंगे। और पावर सर्किट किसे कहा जाएगा? पावर सर्किट उसे कहेंगे जिसमें 15 एम्पियर का सॉकेट जुड़ा हो, हीटर, गीजर, एसी ये सब आदि जुड़े हों, तो ये सब आएंगे किसके अंतर्गत? पावर सर्किट के अंतर्गत आएंगे। अब लाइट फैन सर्किट और पावर सर्किट में नियम है कि जैसे लाइट फैन सर्किट में एक परिपथ में कितने पॉइंट होने चाहिए और कितने वाट होने चाहिए, ये भी आपको जानना है। तो आइए जानते हैं कि लाइट फैन सर्किट में एक परिपथ में 10 पॉइंट और 800 वाट से ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए, और जबकि पावर सर्किट में मैक्सिमम एक सर्किट में 2 पॉइंट और 3000 वाट से ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो लिख लेते हैं कि भैया सर्किट 2 प्रकार का है। सर्किट कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला है लाइट फैन सर्किट, प्रकाश पंखा परिपथ, लाइट फैन सर्किट। तो लाइट फैन सर्किट में हमें जानेंगे कि भाई एक परिपथ में, चलिए यहीं लिख देते हैं, लाइट फैन सर्किट के एक परिपथ में 10 पॉइंट, कितने पॉइंट भैया? 10 पॉइंट। पॉइंट मतलब समझ रहे हैं? बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सॉकेट हो गया, इन्हें हम पॉइंट कहते हैं। तो मतलब एक सर्किट में 10 बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट, सॉकेट सब मिला के इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 10 पॉइंट 800 वाट से अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब जब भी रहे एक सर्किट में 10 पॉइंट और 800 वाट शक्ति ही रहे। अगर इससे ज़्यादा होगा एक परिपथ में, पॉइंट भी ज़्यादा हो जाए चाहे शक्ति, तो हम 2 परिपथ ले लेंगे। चलिए अगला आते हैं पावर सर्किट में। तो पावर सर्किट के परिपथ में 2 पॉइंट, यहाँ कितने रहेंगे? 2 पॉइंट और कितने वाट? 3000 वाट शक्ति से अधिक नहीं होने चाहिए। ये भाई आपका ये नियम कानून है, ये आपको याद रहना चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये बातें हो गई। चलिए ये इतनी बातें थी, कुछ नियम थे हमने जाना। तो आपको ये चाहे चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, चाहे आप लिख लीजिएगा। आपको याद रहे कि एनर्जी मीटर फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर, एमएसबी फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर, डीबी फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर, स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर ऊंचाई पर, पावर सॉकेट 0.25 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.3 मीटर से अधिक हो सकता है। 0.25 कहाँ होगा? जैसे डाइनिंग हॉल हो गया, भोजनालय कक्ष हो गया, किचन हो गया, आदि जगहों पे जहाँ फ्रिज लगाना होगा वहाँ पे 0.25 मीटर रखेंगे। और 1.3 मीटर कहाँ होगा? किचन में हो सकता है, बेडरूम में हो सकता है, आदि जगहों पे 1.3 मीटर। ये क्यों लगाया जाएगा? भाई एसी के लिए लगा सकते हैं, हीटर के लिए लगा सकते हैं आदि। और 1.3 मीटर से अधिक कहाँ होगा? बाथरूम में। बाथरूम में चूँकि स्नानागृह है, पानी सॉकेट में न जाने पाए, इसलिए 1.3 मीटर से अधिक रखते हैं। तो वहाँ 1.3 मीटर से अधिक पर सॉकेट लगा जाएगा। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा मान के हम हल करेंगे। और वायरिंग कितने पे चलेगी? 3.5 मीटर पे, ठीक। और छत की ऊंचाई अगर नहीं दिया है तो हम 4 मीटर मान के ही हल करेंगे। तो इतने कुछ नियम कानून थे। और ये बताया गया लाइट फैन सर्किट में एक परिपथ में 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और शक्ति 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शक्ति परिपथ में 2 पॉइंट और 3000 वाट से ज़्यादा शक्ति नहीं होना चाहिए। अब कोई ये पूछेगा कि सर ये बताइए अगर 3 पॉइंट हो गया तो भैया 2 पॉइंट को एक परिपथ में, और पहले जो तीसरा पॉइंट बच रहा है उसको दूसरे परिपथ, तब 2 परिपथ ले जाएंगे। और जैसे 10 पॉइंट है, अगर 11 पॉइंट हो गया तो हम 10 पॉइंट तक एक परिपथ में, एक पॉइंट को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 पॉइंट को एक परिपथ कर दे, 6 पॉइंट को एक परिपथ में 2 परिपथ जाएगा। चाहे पॉइंट ज़्यादा हो चाहे वाट ज़्यादा हो, तो याद रहे
अगर वाट 801 भी हो गया, 800.5 भी हो गया, तुरंत हम 2 परिपथ ले जाएंगे। अगर 3000 वाट है, 3000.5 वाट हो जाए तो भी हम 2 परिपथ ले जाएंगे। ये कुछ नियम कानून थे। तब आइए इंटरनल वायरिंग हल करने के स्टेप जानते हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो स्टेप जानने के बाद फिर एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर आपके पेपर में जितने प्रकार के न्यूमेरिकल आए हैं इंटरनल वायरिंग से, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। और एक बात और आपको बता दें, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कमेंट करके आप कहें कि सर जी हाँ इंटरनल वायरिंग बनाने, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में दिक्कत आया, वितरण डायग्राम बनाने में दिक्कत आया, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं। तो हम जानेंगे कि भाई इंटरनल वायरिंग, थोड़ा भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि भाई एनर्जी मीटर 1.5 मीटर पे, एमएसबी 1.5 मीटर पे, डीबी 1.5 मीटर पे, याद रहना चाहिए। अब हम लिख नहीं रहे, तो वहाँ तो लिख दिए थे, समझाएं चित्र के माध्यम जिससे आपको समझ में आए। और जब भी कंड्यूट जाएगा, कहाँ से जाएगा, डीबी से जाएगा, सदा याद रहे आपको, कभी भी एमएसबी से कंड्यूट नहीं निकालेंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं कि भैया डीबी और एमएसबी के बीच की दूरी 0.5 मीटर गणना की जाएगी। कितनी? 0.5 मीटर। डीबी और एमएसबी के बीच की जो दूरी होती है वो 0.5 मीटर होता है। याद रहे, आपको याद रहे, क्योंकि एक कैलकुलेशन जब करेंगे वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आइए देखते हैं। अब हम जानेंगे इंटरनल वायरिंग सॉल्व करने के स्टेप। ठीक, इंटरनल वायरिंग के सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप हैं उनके बारे में देखते हैं। अगर किसी को भाई न समझ में आए तो फिर से कह रहे हैं, वो कमेंट द्वारा पूछें। चूँकि भाई इंटरनल वायरिंग एक ऐसा टॉपिक है, इसको रटा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सर्किट डायग्राम रट सकते हैं, लेकिन कहाँ कितने वायर की संख्या होगी ये रटा नहीं जा सकता है। तो आप समझने की कोशिश करिए, और न आ रहा है तो मुझसे फिर एक बार कहे, सर एक बार जो भी वायरिंग डायग्राम होगा मैं उसे बताऊंगा। तो आइए हम क्या करते हैं कि इंटरनल वायरिंग के प्रश्न को हल करने के स्टेप। इंटरनल वायरिंग के प्रश्न हल करने के स्टेप्स। अब आप सब सोच रहे हैं कि सर जी हर चैप्टर में स्टेप बताते। भैया स्टेप इसलिए बताया जाता है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इसके बाद क्या करना है। जब जिस चीज़ का आइडिया रहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहला स्टेप है पूर्वानुमान। पहला स्टेप क्या है? पूर्वानुमान, अजप्शन। ठीक, अजप्शन। अब आइए नीले से लिखते हैं। तो पहले ये लिखा जाएगा, आप देखिए लिखेंगे कि एनर्जी मीटर एमएसबी डीबी फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। फिर उसके बाद लिखेंगे स्विच बोर्ड को कि एसबी फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर उसके बाद लिखेंगे वायरिंग फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर उसके बाद लिखेंगे छत की ऊंचाई, सबसे पहले छत लिख लीजिएगा, छत की ऊंचाई 4 मीटर या कुछ भी दिया होगा वो लिखेंगे। जब ये हो जाएगा तो बता देंगे दीवार की मोटाई क्या है, तब बताएंगे किस मेथड से कर रहे हैं। कहेंगे इंटरनल वायरिंग लूप मेथड से की गई है, इंटरनल वायरिंग कंड्यूट द्वारा, इंटरनल वायरिंग कंड्यूट द्वारा लूप इन मेथड में की गई है। इतना ही लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो आइए आप सोचेंगे कैसे याद करें कि क्या, कैसे दिमाग लगाएं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको चित्र बनाया गया कि एनर्जी मीटर है, एमएसबी है, डीबी है, पहले इनका लिखो। फिर उसके बगल में स्विच बोर्ड है, उसके बारे में लिखो, ये बात हो गई। फिर उसके बाद आ जाओ वायरिंग पे, तो वायरिंग के बारे में लिखो, फिर लिख दो उसके ऊपर छत है, छत के बारे में लिखते चले जाओ। फिर इधर क्या है? पावर सॉकेट है, तो पावर सॉकेट है तो पावर सॉकेट लिखा नहीं जाता, वो अपने आप एग्जाम समझ लेता है। तो यह हो गया। तो बता दो दीवार की मोटाई कितनी है और वायरिंग किस मेथड से की गई है, इतना ही लिखना है। चलिए देखें। ठीक, तो पहला हमारा है कि भाई हम एनर्जी और एमएसबी और डीबी की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे एनर्जी मीटर कामा एमएसबी व डीबी की फर्श से ऊंचाई
कितना है 1.5 मीटर। ये बातें हो गई। अब एनर्जी एमएसवी डीबी बल्ब हमने क्या बनाया था, स्विच बोर्ड, तो आ जाएंगे स्विच बोर्ड। तो दूसरा लिखोगे एसबी, एसबी का मतलब स्विच बोर्ड, एसबी की फर्श से ऊंचाई कितना बताया गया भाई, 1.25 मीटर। स्विच बोर्ड पे ही जितने बटन होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैश प्रारूपी स्विच, जिससे पंखा ऑन करते हैं आप करते हैं, बल्ब ऑन आप करते हैं, ये इसी स्विच बोर्ड पे होते हैं। ठीक, तीसरा आ जाइए। तीसरा जो है हमारा, अब स्विच बोर्ड हो गया, अब आ जाएंगे क्षैतिज वायरिंग। उसके ऊपर चलो, जो चित्र दिखाया गया पीछे, तो उसके ऊपर आएंगे क्षैतिज वायरिंग। तो कहेंगे क्षैतिज वायरिंग की फर्श से ऊंचाई कितना बताया गया, 3.5 मीटर। वो तो मानक जैसा चित्र क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा रहेगा, 3.5 मीटर। अब इसके बाद छाती वाले के ऊपर क्या है, छत है भाई, जिससे कोई रटना ना पड़े, केवल दिमाग में देखे रहो बस, उसी सोचते चलो। छाती वाले के ऊपर क्या है, छत है। तो कहेंगे छत की ऊंचाई मतलब सीलिंग की ऊंचाई, छत की ऊंचाई इक्वल टू 4 मीटर। कुछ भी दे सकता है यार, मानित लिखा के जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 4 मीटर ही रहे। ठीक, अब आ जाए पांचवा। जब ये हो जाएगा तब बता दो दीवार की मोटाई कितनी है। ठीक, तो लिखेंगे दीवार की मोटाई 0.5 मीटर। ठीक, सॉरी 0.25 मीटर। दीवार की मोटाई क्या है, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ये बातें हो गई। अब छठवां है, जब दीवार मोटाई हो जाएगी तो आप बताओगे वायरिंग किस विधि से, किससे द्वारा और किस मेथड से किया गया है। तो कहोगे इंटरनल वायरिंग किससे, कंड्यूट पाइप द्वारा, कंड्यूट पाइप द्वारा लूप इन मेथड मतलब वायर कटना नहीं चाहिए, जैसा सिंगल लेयर का बताया गया था वहाँ पे मल्टी लेयर। लूप इन मेथड से होगी। ये बातें हो गई। इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे पूर्वानुमान में नहीं लिखेंगे। अब पूर्वानुमान जब हो जाएगा तब हम आएंगे कि भाई विद्युत भार की गणना। अभी बता रहे विद्युत भार गणना क्या की जाएगी। इसके बाद दूसरा हमारा होगा, ये पहला था, अब दूसरा विद्युत भार की गणना। तो विद्युत भार यहाँ दो प्रकार के हैं, एक प्रकाश पंखा परिपथ हेतु और एक क्या है, शक्ति परिपथ हेतु मतलब पावर सर्किट हेतु। तो यहाँ लिखेंगे पहला लाइट फैन, प्रकाश पंखा वही, लाइट फैन सर्किट हेतु, सर्किट मतलब परिपथ, सर्किट हेतु, लाइट फैन सर्किट हेतु पहला हम अध्ययन करेंगे। अब इसके लिए आइए गणना करते हैं। इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल पहला होता है क्रम संख्या, क्या रहेगा, क्रम संख्या। फिर उसके बाद रहेगा विद्युत बिंदु, भी अभी इसको भी हम समझा देंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। विद्युत बिंदु के बाद रहेगा शक्ति दर लेंगे वाट में, शक्ति दर के बाद लेंगे संख्या, कितनी संख्या है, फिर कुल शक्ति जोड़ लेंगे, फिर कुल शक्ति आ जाएगी, फिर लास्ट में होगा विद्युत धारा। ठीक, धारा रहेगा एम्पियर में, कुल शक्ति रहेगी वाट में। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो ऐसे कॉलम बना लेंगे। ये कॉलम बन गया भाई। चलिए अब क्या करेंगे, पहला कॉलम। अब विद्युत बिंदु का मतलब ये होगा कौन सा पॉइंट जोड़े। पहले हम लिखें प्रकाश देने वाले बिंदु, तो उसे हम कहेंगे लाइट पॉइंट। जितने प्रकाश देने वाले हैं उसे कहेंगे लाइट पॉइंट। तो लाइट पॉइंट में पहला जैसे क्या हो गया, बल्ब हो गया भाई, ये भी लाइट देगा। दूसरा क्या हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट को टीएल लिख रहे हैं, CFL हो गया, ये सब लाइट पॉइंट है। तो आइए इनके बारे में लिखते हैं। बल्ब बताया गया कितने वाट का होता है भाई, 60 वाट का। बल्ब कितने वाट का होता है, 60 वाट का। ठीक, ट्यूबलाइट कितने वाट की ली जाएगी, 40 वाट का। नहीं पता तो आप जान लीजिए,
बल्ब अगर वाट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बल्ब को हम 60 वाट मानेंगे और ट्यूबलाइट को 40 वाट मानेंगे। अब इनकी संख्या, अब बल्ब की संख्या जैसे माने एक कमरे में 10 बल्ब, 2 बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं, मान लीजिए 2 बल्ब लगे हैं, माना जा रहा है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नहीं करोगे, यहाँ माना 2 बल्ब है और ट्यूबलाइट मान रहे हैं 1 है। अब इन दोनों को गुणा करिए, 60 गुना 120, ये क्या आएगा, टोटल बल्ब का वाट आ गया। ट्यूबलाइट का वाट 40 में 1 का गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, यह हो जाएगा। अब आते हैं लाइट पॉइंट के बाद दूसरा लेंगे फैन। फैन कितने लगे हैं, अब फैन माना जाता है 60 वाट, क्या माना जाएगा 60 वाट, और 60 वाट है, इसकी संख्या मान रहे हैं 2, तो 60 दूना क्या आ जाएगा 120। अब फैन के बाद आ जाएगा तीसरा पॉइंट 5 एम्पीयर सॉकेट, क्या लेंगे 5 एम्पीयर सॉकेट, ज़्यादातर यही लिखा जाता है 5 एम्पीयर सॉकेट, 5 एम्पीयर सॉकेट। तो 5 एम्पीयर सॉकेट को माना जाता है 100 वाट, नहीं जानते तो आप जान लीजिए 5 एम्पीयर सॉकेट को हम 100 वाट मानते हैं, फैन को 60 वाट मानते हैं, ट्यूबलाइट को 40 वाट माना जाएगा, बल्ब को 60 वाट। ये नियम के आधार पर प्रैक्टिकल तो दूसरा कुछ और है, चलिए आइए देखते हैं। फिर मान लें 5 एम्पीयर का सॉकेट 2 है, तो 100 दूना क्या आ जाएगा 200, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे कितने पॉइंट, ये जो संख्या है यही पॉइंट है, जो संख्या है इसी को हम पॉइंट कह रहे हैं, कितने पॉइंट हुए, तो इसी को हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं, भाई ये क्या है पॉइंट है, मतलब विद्युत पॉइंट। जैसे 2 बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, 2 फैन है, 2 सॉकेट है, तो जोड़ दें 2 2 4, 1 5 5 2 7, यहाँ योग किया जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद ये जोड़ेंगे भाई 0, कुल शक्ति जोड़ लो 0 आ गया, 4 2 6 6 2 8 आ गया, ठीक। 2 1 3 1 4 480 आ गया, कुल शक्ति 480 है। अब विद्युत धारा निकालेंगे, तो विद्युत धारा के लिए आपको पता है कि भाई चूंकि I बराबर होता है P/V, अब यहाँ I निकालना है तो P का मान यही जो वाट दिया है यही P है, ये जो वाट दिया है ये क्या रहेगा P, तो लिखेंगे 480 बटे, अब वोल्टेज यहाँ 230 लिया जाता है, वोल्टेज 230। अब इसका आप क्या करिए, भाग करेंगे, तो भाग करेंगे आएगा 2.08, भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.08, तो यहाँ लिख देंगे 2.08 एम्पीयर, 2.08 एम्पीयर, ये आ गया। अब आप सोचेंगे विद्युत भार की गणना से क्या आइडिया मिलेगा, भाई आइडिया ये मिलेगा कि आपको पता चल गया 7 पॉइंट है और लाइट फैन सर्किट है, लाइट फैन सर्किट में कितने पॉइंट होने चाहिए 8 में क्या होगा 1 परिपथ, 7 पॉइंट है अर्थात कितने परिपथ रहेगा, 1 ही परिपथ रहेगा, पता चल गया। और धारा से क्या पता चलेगा, करंट से ये पता चलेगा केबल की कितनी मोटाई होगी, तो केबल की कितनी मोटाई होगी, और ये पता चलेगा कितने एम्पीयर का फ्यूज यूज किया जाएगा। फ्यूज कहाँ लगता है, एमएसबी में भी और डीबी भी लगता है, तो उनकी एमएसबी की माप और डीबी की माप भी मतलब वही फ्यूज की माप है, तो इसी को हम फ्यूज का माप करंट का आधार पर करेंगे। तो यहाँ अब लिखेंगे, एग्जाम को समझाएंगे, कहेंगे अतः इसी के जस्ट नीचे लिखना भाई, इसी जस्ट नीचे लिखोगे, यहाँ से इसको बंद कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ चूँकि जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, इसी जस्ट नीचे लिखेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे, फिर नीचे ही लिखेंगे, कहेंगे अतः कितने पॉइंट 7.480 वाट वाले परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2.08 धारा प्रवाहित। कहेंगे परिपथ में 7 पॉइंट कामा कितनी शक्ति 480 वाट परिपथ में 7.480 वाट, वह कितनी करंट है 2.08 करंट प्रवाहित होगी, इतना लिख दिया जाएगा, जिससे जान जाए कि 7 पॉइंट है, 480 वाट है और 2.08 वाट करंट प्रवाहित होगी। तब उसी का आधार लिखेंगे अतः, उसी का आधार लिखेंगे इसलिए। चलिए इसलिए पहला पॉइंट
परिपथ संख्या, मतलब सर्किट कितना होगा, परिपथ संख्या। तो परिपथ संख्या बताया गया कि लाइट फैन सर्किट का पढ़ रहे हैं, तो लाइट फैन सर्किट में 8 पॉइंट से अगर कम है या 8 पॉइंट तक है तब एक परिपथ। यहाँ कितने पॉइंट है, 7 ही हैं, तो अर्थात से परिपथ संख्या क्या होगी, 1 ही होगी। अगर 8 से ज़्यादा हो जाता, 9 पॉइंट हो जाते तो परिपथ संख्या 2 करते, तो परिपथ संख्या 1 हो गया। अब दूसरा आइए, दूसरा क्या करेंगे, परिपथ संख्या जब पता हो जाएगा तब हम लेंगे एमएसबी की माप। किसकी माप, एमएसबी मतलब फ्यूज की माप। तो लिखा जाएगा एमएसबी की माप, एमएसबी की माप। करंट कितनी है, 2.08 है। तो आपको बताया गया है, चलिए हम दिखा दे रहे हैं कि अगर करंट 5 एम्पीयर, ठीक, करंट 5 एम्पीयर, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एमएसबी की माप मतलब वहाँ पे लिखेंगे कितने एम्पीयर का रहेगा। तो फ्यूज जो होते हैं उसमें फ्यूज लगता है 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 15 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, प्रैक्टिकल में कुछ है और है 25 एम्पीयर, 25 एम्पीयर, फिर आ जाइए 30 एम्पीयर, फिर आ जाइए 60 एम्पीयर, फिर आ जाइए 100 एम्पीयर। ऐसे फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज है। तो हाँ एक बात और भाई, यहाँ हमने गलत कह दिया कि लाइट फैन सर्किट में 10 पॉइंट तक अगर है तो परिपथ 1 जाएगा, 10 पॉइंट से कम भी है तो परिपथ 1 जाएगा। जैसे 10 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो परिपथ संख्या बढ़ जाएगी। तो चूंकि यहाँ 7 पॉइंट है तो इसलिए परिपथ संख्या 10 से मतलब पॉइंट संख्या 10 से ज़्यादा कम है तो इसलिए परिपथ संख्या 1 ही होगी। ये ध्यान दीजिएगा भाई, मिस्टेक हो गया था। अब ये देखते हैं, तो 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 15 एम्पीयर। अगर करंट 5 एम्पीयर तक है या इससे कम है तो फ्यूज 5 एम्पीयर लगाएंगे। करंट 5 एम्पीयर से ज़्यादा, 10 एम्पीयर से कम है तो 10 एम्पीयर का फ्यूज। करंट 10 एम्पीयर से ज़्यादा, 15 एम्पीयर से कम है तो 15 एम्पीयर का फ्यूज। करंट 15 एम्पीयर से ज़्यादा, 20 एम्पीयर से कम है तो 20 एम्पीयर का फ्यूज। 20 एम्पीयर से ज़्यादा, 25 एम्पीयर से कम है तो 25 एम्पीयर का फ्यूज। अगर 25 से ज़्यादा करंट हो और 30 एम्पीयर से कम हो तो 30 एम्पीयर का फ्यूज। 30 एम्पीयर से ज़्यादा करंट हो और 60 एम्पीयर से कम हो तब 60 एम्पीयर का फ्यूज। 60 से ज़्यादा, 100 से कम हो तो 100 एम्पीयर का फ्यूज लगाया जाता है। अर्थात जो आगे आएगा वही हम लेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो अपने आप। अब यहाँ देखिए करंट कितनी है, 208, तो 5 से कम है तो कितने का फ्यूज लगाएंगे, 5 एम्पीयर का। तो यहाँ लिखेंगे एमएसबी का माप, ये तो फ्यूज ही है, इसको हम बंद कर दे रहे हैं भाई। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ लिखना है तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब क्या किया जाए कि भाई यहाँ हम इसको मिटा दिए, समझने के लिए फ्यूज की माप थी। तो देखिए एमएसबी की माप तो लिखेंगे भाई करंट 5 से कम तो लिखेंगे 5 एम्पीयर, 250 वोल्ट। वोल्टेज यहाँ माना कितना लिया गया, 230। तो जब भी रहेगा 230 से ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में जो डिवाइस लगाए जाते हैं अगर 230 वोल्ट की आ सकता है तो अगर 230 लगा देंगे, अगर इतना वोल्टेज पहुँचेगा तो हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए हम उससे ज़्यादा ही वोल्टेज का लेते हैं, जिससे वोल्टेज बढ़े तो हमारे इक्विपमेंट डैमेज होने न पाए। तो 5 एम्पीयर, 250 वोल्ट, DPIC फ्यूज यूनिट, DPIC फ्यूज यूनिट। इसका कहने का मतलब यह है डबल पोल आयरन क्लेड। मतलब जो एमएसबी होता है वो आयरन का एक बक्सा होता है और उसमें एक फेज का तार रहता है, एक न्यूट्रल का, तो उसी कह रहे हैं डबल पोल। एक फेज और एक न्यूट्रल, उसे डबल पोल कहा जा रहा है। और क्लेड माने होता है आवरण, मतलब आयरन का जो बक्सा है उसी में फ्यूज लगा है, उसका ढक्कन बंद कर दिया गया है तो उसी कह रहे हैं आवरण सहित। तो डबल पोल मतलब फेज न्यूट्रल और आयरन का बक्स है और आयरन का कवर से ढक दिया जा रहा है, इसलिए उसे कह रहे हैं DPIC फ्यूज यूनिट। अब आइए चलते हैं, एमएसबी की बात क्या है, DB है, तो DB की माप देखते हैं। तो तीसरा है DB की माप। तो DB की माप चूँकि इससे 2 परिपथ जा सकता है, 3 परिपथ जा सकता है, 1 परिपथ जा सकता है, 10 परिपथ जा सकते हैं, 20 परिपथ जा सकते हैं। तो ये मार्गी का आधार पर कितने मार्गी वाला आपको चाहिए। अब जैसे तो यहाँ पे कितने परिपथ है, 1 परिपथ है, तो कितने मार्गी की आवश्यकता होगी, 1 मार्गी की। तब कितने एम्पीयर का फ्यूज लगेगा, वही सेम जो एमएसबी वाला है। तो लिखेंगे 5 एम्पीयर,
250 वोल्ट सिंगल फेज, चूँकि सिंगल फेज का है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, कितने मार्गी, पहले मार्गी लिख लो, एक मार्गी सिंगल फेज लिख लो यहाँ पहले, सिंगल फेज एक मार्गी। अब एक मार्गी कैसे पता चला? जो परिपथ संख्या आएगा वही मार्गी होगा, एक मार्गी, दो मार्गी, जैसा परिपथ रहेगा, एक मार्गी है तो एक है तो एक मार्गी, दो परिपथ संख्या आएगा तो कहें दो मार्गी, तीन परिपथ संख्या आएगा तीन मार्गी, चार परिपथ संख्या आएगा तो चार मार्गी कहा जाएगा। तो 5 एम्पियर 250 वोल्ट सिंगल फेज एक मार्गी आईसी बोर्ड, मतलब आयरन प्लेट का ये भी बक्सा रहेगा, उसी में रहेगा, जिसमें बताएगा दो पत्तियाँ रहती है, उन्हीं से एक मार्गी दो मार्गी निकाला जाता है। तो चले चौथा चलते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है, केबिल की माप लिखेंगे। तो यहाँ दो प्रकार की केबिल है, आपको बता दें। ये तो हो गया, मान लीजिए इस साइड ये एनर्जी मीटर हो गया, एनर्जी मीटर, बाहर से सप्लाई आई एनर्जी मीटर में, फेज भी आया न्यूट्रल भी आया। चलिए ये फेज है, ये न्यूट्रल है, फिर यहाँ पे मान लो न्यूट्रल है, ये फेज है, ऐसे यहाँ निकलेगा। अब इसमें चूँकि हैंडल होता है, ये एमएसबी है भाई, ये क्या है, एमएसबी है, हैंडल होता है, और इसमें ऐसे कटआउट लगे होते हैं। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है कनेक्शन करने के, यहाँ कनेक्शन के, तो पहले फेज ले जाके इसमें जोड़ दिए, न्यूट्रल ले जाके इसमें जोड़ दिए, और फेज में क्या रहता है भाई, फ्यूज रहता है, और न्यूट्रल में बताया गया क्या रहेगा, न्यूट्रल लिंक रहेगा। न्यूट्रल लिंक का सिंबल ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे हैं। अब ये एमएसबी है, तो एमएसबी में देख रहे हैं, ये तो क्या हो गया एमएसबी, और एमएसबी की हम माप लिख चुके हैं, और डीबी की भी माप लिख चुके हैं, ये बातें हो गई। अब डीबी जस्ट क्या है, इसी के बगल है, तो डीबी इसी के बगल है, तो डीबी यहाँ ये आ गया। और डीबी में बताया दो पत्ती रहती है, एक फेज की और एक किसकी, न्यूट्रल की। तो चलिए फेज वाली पत्ती हम फेज से जोड़ दिए, न्यूट्रल वाली पत्ती न्यूट्रल जोड़ दिए। अब जैसे वायर कटने ना पाए तो आप एक काम करिए, वायर ना कटने पाए तो इसको ऊपर आगे ले जाइए। तो चूँकि फेज वाला है, फेज में ही फ्यूज लगता है, और ये न्यूट्रल है, इसको यहाँ कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ से एक मार्गी निकालना है, तो भाई एक फेज बाहर निकाल लो, और एक यहाँ से क्या कर लो, न्यूट्रल बाहर निकाल लो। तो यही हमारा सर्किट एक हो गया, क्योंकि एक मार्गी है, सर्किट एक। अब यहाँ पे देख रहे हैं, हमको बताना यह है कि यहाँ दो प्रकार केबल यूज की है। ये एनर्जी मीटर से एमएसबी के बीच ये वाला केबल हम नहीं लगाते हैं, ये तो बिजली विभाग लगा जाता है। अब हमको क्या लगाना है, एमएसबी के बाद और डीबी से पहले। तो एमएसबी और डीबी के बीच जो केबल है वह 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। कितना, 2.5 mm स्क्वायर से इसकी मोटाई कम नहीं होनी चाहिए। और इसके बीच की दूरी बताया गया कि एमएसबी और डीबी के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.5 मीटर। तो यहाँ पे जो केबल होगा एमएसबी और डीबी के बीच वो 2.5 mm स्क्वायर। करंट अगर ज़्यादा होगी, अब पता चलेगा करंट कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, केबल क्या लेंगे, वो अभी आपको बताएंगे। अब यहाँ पे इससे जो जाएगा ए वाला जो परिपथ में जाएगा, इसकी मिनिमम माप 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। कितना, 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एल्युमिनियम चालक हम प्रयोग कर रहे हैं, 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई, 2.5 mm स्क्वायर से एमएसबी और डीबी की जो केबल है इससे कम नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे चलेगा। 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये केबल भ्रष्ट हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद और सर्किट में जो केबल यूज की जा रही है स्क्वायर केबल, जान लीजिए केबल ही है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ सर्किट जो केबल यूज किया है 15 mm स्क्वायर की केबल कितने से कम नहीं होना चाहिए, ये 1.5 मीटर, कितने पर 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये बातें हो गई, याद रहे, तो इतनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एमएसबी और डीबी के बीच केबल के माप। तो इसके लिए टेबल है, तो पहले हम किताब के द्वारा आपको बता दें कि टेबल में क्या दिया है। जैसे मान लीजिए हमने एशियन का बुक लिया है, इसमें हमको टेबल देखना है, तो इंटरनल वायरिंग खोलेंगे। चलिए इंटरनल वायरिंग खुल गया। तो यहाँ पे
करंट का हमको देखना केबल, तो केबल के लिए आइए बताते हैं यहाँ पे कौन सी केबल कौन सी ली जाएगी। देखिए यहाँ पे एक क्या लिखा है, एल्युमिनियम चालक की माप के साथ विद्युत धारा क्षमता के आधार पे। एक कॉपर वाला है, एल्युमिनियम वाला, तो हम एल्युमिनियम का मान रहे हैं, तो अगर एल्युमिनियम का ले रहे हैं तो करंट देख लो, यहाँ पे जो केबल लेंगे हम सिंगल कोर का लेंगे। कितने कोर का? सिंगल कोर की केबल लेंगे, मतलब एक में केवल एक ही तार रहेगा, दूसरा तार अलग रहेगा। चलिए एल्युमिनियम का बात देख रहे हैं, तो एल्युमिनियम का 1.5 mm² है, 2 कोर और सिंगल कोर के लिए एक ही होता है। अब कितने एम्पियर तक के लिए होगा? अब देखो यहाँ पे विद्युत धारा वहन क्षमता दिया है, चालक की माप दिए हैं, ये 2 कोर 3 कोर या 4 कोर, ये वोल्टेज ड्रॉप दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत धारा कितनी, 10 एम्पियर तक अगर करंट है तो केबल की माप 1.5 mm² लेना है। 10 एम्पियर तक करंट है 1.5 mm, 10 से ज़्यादा होगा तो हम जैसे 10 से ज़्यादा 15 से कम 15 तक हो तो 2.5 mm² का केबल लेंगे। अगर 15 एम्पियर से ज़्यादा 20 से कम होगा तो 4 mm² केबल लेंगे, और 20 से ज़्यादा 27 से कम होगा तो 6 mm² का लेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे केबल देख लिए। सिंगल कोर मतलब 2 कोर, जो सिंगल कोर नहीं दिए हैं, जो 2 कोर का केबल है वो सिंगल कोर वाला भी है, याद रहे। तो यहाँ पर हमारी करंट कितनी है? 2.08 है। इसका मतलब यह हुआ कि करंट 10 से कम है। जब 10 से कम होगी तो केबल मोटाई कितनी होगी? 1.5 mm²। कहाँ पर? ये सर्किट वाला। और एमएसबी और डीबी के बीच मिनिमम कितना लेंगे? 2.5 mm²। तो अर्थात ये भी तो 1.5 ही होना चाहिए, लेकिन इसकी माप कितनी होनी चाहिए? 2.5, तो उसको हम 2.5 लिख देंगे। तो यहाँ पहले हम यही लिखेंगे कि एमएसबी और डीबी के बीच केबल की माप, पहले यही मिलेगा एमएसबी और डीबी के बीच, फिर उसके बाद परिपथ वाला, इसे परिपथ वाला हम केबल कहेंगे। लिखेंगे एमएसबी व डीबी के बीच केबल की माप, सॉरी हाँ सही है, केबल की माप। अब करंट कितनी है? 2 है। 10 एम्पियर तक क्या होता है? 1.5 होता है, लेकिन ये 2.5 लिया जाएगा तो 2.5 लेंगे। तो 2.5 mm² PVC आवरण, आवरण किसका रहेगा? PVC आवरण युक्त सिंगल कोर एल्युमिनियम चालक, सिंगल कोर का एल्युमिनियम चालक लिया जाएगा। ये बात हो। अब आइए चलते हैं सर्किट में केबल, केवल केबल, सर्किट जो केबल उसे लिखे केवल केबल। तो चलिए 50 लिखते हैं, केबल की माप, केवल केबल की माप। तो केबल माप मतलब जो सर्किट में गया है। तो 1.5, भाई आपको पता है कि 10 एम्पियर से करंट कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1.5 mm² का। तो यहाँ लिखेंगे इस किसके द्वारा? सरणी द्वारा बताया गया। 1.5 mm² PVC आवरण युक्त सिंगल कोर एल्युमिनियम चालक। आप सब मत घरवाइए, यह केवल बताया जा रहा है प्रारूप कि कैसे होता है। अगर एक बार प्रारूप पता चल गया तो आगे हम हल कर लेंगे। तो यही इतना चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया? लाइट फैन सर्किट हेतु विद्युत भार की गणना। लाइट फैन सर्किट हेतु, हाँ चलिए वो तो लिख दिया। लाइट फैन सर्किट हेतु विद्युत भार की जब गणना करेंगे तभी हमको पता चल जाए कितना परिपथ होगा, कितना एमएसबी की माप होगी। अब ये कैसे आएगा? करंट के आधार पे, ठीक। और करंट बताया गया है, करंट के आधार पे एमएसबी मतलब फ्यूज है। तो फ्यूज भाई आपको बताया 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 25 नहीं बताया गया, 30 एम्पियर। फिर उसके बाद आपका आ गया 60 एम्पियर, फिर 100 एम्पियर, आज ऐसे रहते हैं। और इसी प्रकार डीबी की माप होगा, 1 मार्गी होगा, 2 मार्गी परिपथ संख्या के आधार पर होगा। फिर केबल की माप मिनिमम सर्किट में 1.5 mm² और एमएसबी डीबी के बीच कितना मिनिमम होगा? 2.5 mm²। तो देख रहे हैं करंट 2 ही है, 5 एम्पियर से कम है, तो इसलिए 5 एम्पियर का, सॉरी 5 एम्पियर से कम, 5 एम्पियर के लिए 2.5 mm² लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.5 mm²। वो टेबल के द्वारा आप देख लेंगे कितनी करंट रहेगी। यहाँ देखा हमने 10 से कम है तो 1.5 ही लिया। अब ये हो गया हमारा भाई किसके सर्किट के लिए? लाइट फैन सर्किट है। अब आइए चलते हैं किसके लिए? पावर सर्किट हेतु। पावर सर्किट हेतु विद्युत भार की गणना। तो हमने लाइट फैन सर्किट हेतु विद्युत भार की गणना किया। अब आइए गणना करते हैं किसके लिए? लाइट फैन
चलिए आइए देखते हैं। अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब आते हैं तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप हमारा है, तीसरे स्टेप में आउट डायग्राम मतलब आयोजन चित्र, लेआउट डायग्राम, आयोजन चित्र बनाएंगे, कामा सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाएगा। फिर सिंगल लाइन डायग्राम के बाद जो है, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम किसके द्वारा बनेगा? पहले वितरण चित्र बनाओ, पहले आयोजन चित्र के बाद पहले वितरण चित्र बनाओ। वितरण चित्र मतलब परिपथ बंटवारा कैसे गया? वितरण चित्र के बाद सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम के बाद स्विच डायग्राम। क्या बनाया जाएगा? स्विच डायग्राम। यहाँ लिख देते हैं स्विच डायग्राम, DIA मतलब डायग्राम है, डायग्राम बनाया जाएगा। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आएंगे, जब ये हो जाएगा तो निकालेंगे कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। चौथा स्टेप है कंड्यूट, जिसे वाहक नली कहते हैं, कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना, कंड्यूट व केबल की लंबाई ज्ञात करना। तो उसके लिए कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम है क्रम संख्या, पहला कॉलम क्या है? क्रम संख्या। फिर लिखेंगे केबल की संख्या, केबल की संख्या। फिर लिखेंगे केबल संख्या के बाद केबल की कंड्यूट की माप, कंड्यूट की माप किस में रहेगी? MM में। कंड्यूट की माप हो गया। फिर लिखेंगे कंड्यूट की लंबाई, कंड्यूट की लंबाई। कंड्यूट की लंबाई जब हो जाएगा तो लिखेंगे केबल की लंबाई। किसकी लंबाई? केबल की लंबाई। इतना कॉलम बनाएंगे हम कंड्यूट। अब सब बिल्कुल मत घबराइए, ये केवल आपको भले देखने में भारी लग रहा है, लेकिन जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे अपने आप सब सिंपल हो जाएगा। क्रम संख्या 1, जैसे केबल की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15। भाई तिरछा हो गया, समझ जाइएगा। ये भाई सीरियल नंबर लिखा गया है, यहाँ सीरियल नंबर रहेगा। यहाँ सीरियल नंबर लिखे या ना लिखे कोई ज़रूरी नहीं है। चलो सीरियल नंबर कॉलम हटा दो, यहाँ सीरियल नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। तो केबल संख्या 2 हो सकती है। तो 2 और 3 के लिए अगर एक पाई में 2 और 3 केबल जा रहा है तो वहाँ पर हम 16 mm लिखेंगे, 16 mm। 3 के लिए भी क्या होगा? 16 mm। 4-5 के लिए रहेगा 19 mm। 4-5 की अगर 4 और 5 तार जा रहा है तो 4 तार के लिए भी 19 mm और 5 तार के लिए भी 19 mm, ये जान लीजिए। फिर उसके बाद 6-7-8 तार के लिए 25 mm। 6-8 तार के लिए 25 mm की मोटाई का हम कंड्यूट लेंगे। अगर किसके लिए हो गया? 7 कहाँ गया? 2-3 के लिए 16 mm, 4-5 के लिए 19 mm, 6-7-8 के लिए 25 mm। चलिए अलगिया दे रहे हैं इसको। यह हो गया, इसका यह हो गया, इसका यह हो गया। तो चलिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। चलो एक साथ लिख दे रहे हैं भाई। यहाँ पे मान लीजिए लाइन तिरछा हो जाए, 2-3 रहेंगे तो 16 mm का कंड्यूट रहेगा। 4 और 5 रहेंगे तो 19 mm का कंड्यूट लेंगे। 6 और 7 और 8 तार रहेंगे तो 25 mm का कंड्यूट लेंगे। 9-10-11 25 के बाद जो कंड्यूट आएगा वह होगा 35.5 mm। क्या होगा? 35.5 mm। तो यहाँ पे हम लेंगे 12 तक लेंगे 35.5 mm, 35.5 mm। फिर 13-14-15 के लिए लेंगे, 13-14-15 के लिए लेंगे हम 60 mm। इतनी मापें होती हैं, आपको याद रहे।
कि ज़्यादातर यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, 2-3 के लिए 16 mm, 4-5 के लिए 19 mm, 6-7-8 है तो 25 mm, 9-10-11-12 है तो 35.5 mm तक ही लेते हैं। इतना हो गया, इसके आगे इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, ये कंडक्ट की माप। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माप लिखेंगे, जैसे कंडक्ट की माप ये सब यहाँ लिखा जाएगा, ये सब यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे। और कंडक्ट की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा, केबल की संख्या उसी में गुणा कर दें, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बताया जाएगा। अब आइए चलते हैं, ये हो गया केवल। अब लास्ट 5वां स्टेप है सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। तो सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन के लिए आप जानते हैं भाई 5वां स्टेप है सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। 5वां स्टेप है सामग्री का, यहीं पर लिख दे रहे हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। 5वां स्टेप है सबसे लास्ट स्टेप, 5वां स्टेप है सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। यहाँ पर होगा सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। इसके लिए टेबल आपको बताया गया है भाई, पहले क्रम संख्या, सामग्री का नाम, विवरण, फिर उसके बाद सामग्री का नाम और जब विवरण आ जाएगा तो हम वहाँ पे औसत सामग्री, मात्रा, इकाई देखेंगे, फिर दर, मूल्य, फिर लास्ट में टिप्पणी, फिर नीचे पूरा सामग्री जोड़ लेंगे तो निकालेंगे भाई श्रम मूल्य 20%, फिर क्या निकालेंगे परीक्षण चार्ज 11%, फिर आकस्मिक 5% करके पूरा जोड़ देंगे, जैसे पिछले वाले में किया गया था हर एक मतलब चैप्टर में, वैसे ही यहाँ भी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मतलब किसी भी इंटरनल वायरिंग के सॉल्व कैसे करें, कैसे सोचें, तो पहला स्टेप हमारा होगा पूर्वानुमान। पहला स्टेप क्या है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में एग्जामिनर को यह संतुष्ट किया जाता है कि वायरिंग हम कैसे ले जा रहे हैं, कौन से मेथड का प्रयोग किए हैं और कितनी दूरियां होती हैं। विद्युत भार की गणना क्यों की जाती है, विद्युत भार, दूसरा स्टेप है विद्युत भार की गणना। विद्युत भार की गणना इसलिए की जाएगी जिससे पता चल जाए कि फ्यूज कितने एम्पीयर लगेगा, केबल की मोटाई कितनी होगी। तो यही देखिए, यही चीज़ किया गया है। और परिपथ की संख्या कितनी जाएगी डीबी से, इसके पता किया जाता है। फिर तीसरा स्टेप में हम आयोजन चित्र बनाते हैं और वितरण चित्र बनाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आएगा तो अपने आप बताया जाएगा। फिर उस डायग्राम भी बनाते हैं। चौथा होता है कंडक्ट की लंबाई व केबल की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए कॉलम बताया गया 2 और 3 तार जाएगा तो 16 mm, 4-5 तार जाएगा तो 19 mm, 6-7-8 तार जाएगा तो 25 mm, 9-10-11-12 तार जाएगा तो भाई बताएगा 35.5 mm का कंडक्ट प्रयोग किया जाता है। ये आपको जानकारी के लिए था। तो आज हम केवल इसी में जान चुके कि इंटरनल वायरिंग के सॉल्व करने के क्या स्टेप होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन लेंगे। देखिए आपको बता दें भाई, इंटरनल वायरिंग को अगर सिंपल करना है तो उसको इजी वे में अगर पढ़ना है तो उसको धीरे धीरे चलेंगे। यही चीज़ हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में बता सकते थे, लेकिन वहाँ आप सोचेंगे कैसे आया, तो आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा। पहले पूर्वानुमान, फिर विद्युत भार की गणना, फिर आयोजन चित्र, जितने प्रकार के चित्र हैं वो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्ट की लंबाई ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई आवश्यक सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड के लिए, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।